वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल की प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं। 2015-16 की सारे शिफ्ट की एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स की। 2018 की ये लास्ट वीडियो है क्योंकि हमने शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 की पहले ही एनालिसिस कर चुके हैं और शिफ्ट 3 की ये फिजिक्स की पार्ट 2 है जो कि लास्ट वीडियो है। तो इट्स माई सजेशन कि आप 15-16 का पहले देखें, फिर आप 2018 का शुरू करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड इन मेमोरी कोर्स ऑफ कंप्यूटर। ये फेराइट मटेरियल यूज होता है मेमोरी कोर्स ऑफ अ कंप्यूटर में, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ मोनोक्रोमैटिक लाइट, मैंने बता दिया मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है। मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन अ सेट ऑफ टू पोलराइड्स, अ पोलराइजर and two polarizer, a polarizer and a analyzer B। मतलब A is a polarizer और B is a analyzer। Then the analyzer B is adjusted and set to a maximum transmitted intensity in order to block the monochromatic light completely with the help of the polarizer। The angle between their transmission axis क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा गया था वो पोलराइजर का जो यूज होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है बट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द यूज ऑफ पोलराइजर। सो अ पोलराइजर इज यूज टू ब्लॉक द मोनोक्रोमैटिक लाइट कंप्लीटली। ठीक है, इसमें ही बोल रहा है कि मोनोक्रोमैटिक लाइट को ब्लॉक द मोनोक्रोमैटिक लाइट कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, पोलरॉइड्स। नाउ मैलस लॉ जो बोलता है, ये बोलता है कि when completely plane polarized light is incident on the analyzer, the intensity of the light transmitted by the analyzer is directly proportional to the square of the cosine of angle between the transmission axis of the analyzer and polarizer। ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द एनालाइजर और पोलराइजर का, तो एंगल बिटवीन देयर ट्रांसमिशन पूछ भी रहा है हमसे। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैलस लॉ बोलता है। नाउ कैन आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ अगर इसको ब्लॉक करना होगा तो इसका एंगल क्या होगा, साइन 0 0 कॉस 0 1। पूरी तरह से अगर ब्लॉक करना होगा तो इसकी वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। सो द आंसर इज 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे कैन बी रिफ्लेक्टेड बाई। एक्सरे किससे रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है कि एक्सरे ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड से, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो नॉन ऑफ द फील्ड डिफ्लेक्टेड बाई नॉन ऑफ द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक मटेरियल हैज अ मैग्नेटाइजेशन ऑफ 2350, ठीक है, एम्पियर पर मीटर। सो इट इज गिवन दैट, ठीक है, नाउ व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी 3.142, ठीक है, मिली वेव पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो कौन सा फॉर्मूला यहां हमारा लगेगा। वी न्यू डैट कि B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच, ये पढ़ा है हमने। लेकिन अगर मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M, वेयर M इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। Now H is the magnetic intensity। ओके, ये होता है। नाउ यही मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल अगर 0 होती है तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H हम लोग बोलते हैं। और इसी को हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हमने ये लिखा है 2350। नाउ हम अगर इसको क्या कर सकते हैं, जस्ट पुट द वैल्यू। सो इट इज गिवन दैट फ्लक्स डेंसिटी मतलब B की वैल्यू दी हुई है और ये दी हुई है मतलब H की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें।
सो बी की वैल्यू 3.142 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अच्छा मिली है तो इसको 10⁻³ कर दूँ क्या यहीं पे? वेबर पर मीटर, वेबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे कर लेते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4π इंटू 10⁻6, 4.4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷। एच की वैल्यू हमें पता है 235, जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू पता है 2350, ठीक है, एम्पियर पर मीटर, तो ये भी ठीक है। प्लस एम की वैल्यू हमें नहीं पता है, जो हमें निकालना है, यही निकालना है ना? नहीं, एम की वैल्यू भी दी हुई है। एम की वैल्यू दी हुई है क्या? Okay, so wait for 1 minute. So I did some mistake somewhere. Okay, so I did some mistake here. This is m, क्योंकि m, ये मैंने m को लिखा था मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। ओके, सो यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू रख दिए तो ये h हो गया। नाउ यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? h इज इक्वल टू 3.142 इंटू 10⁻³ बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷, और ये h प्लस 235 है, तो यहाँ जाके 2350 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ना इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो 3.142 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14, ये अगर होगा तो कितनी वैल्यू होगी? इट्स अ 0.250159 इंटू 10⁻⁴, ओके, माइनस 2350। ना इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ये 2501.59 माइनस 2350। तो इसमें से अगर हम लोग 2350 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 151.59। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ h। नाउ हमें क्या निकालना है? h की वैल्यू निकल गई, यहाँ से हमारा काम चल नहीं रहा है। हमें पूछ रहा है परमिएबल, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। नाउ v इज इक्वल टू, वी नो डैट v इज इक्वल टू म्यू h, और म्यू की वैल्यू जो होती है म्यू स्पेस में और म्यू आर रिलेटिविटी, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ये एब्सोल्यूट होता है म्यू 0, और ये होता है रिलेटिव। नाउ v इज इक्वल टू, यहाँ भी हम ऐसे ही लिखेंगे म्यू नॉट म्यू आर h। नाउ b की वैल्यू कितनी है? इट्स 3.142 इंटू 10⁻⁻3, और ये क्या है? 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷, ओके। और म्यू आर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। एच की वैल्यू हमने निकाला है 151.59, ठीक है। होप आपको समझ में आ रही होगी। नाउ व्हाट वी कैन डू? म्यू आर इज इक्वल टू 3 इंटू 142 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷ इंटू 151.59। सो 3.142 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 151.59। सो व्हाट इज द आंसर? 1.65, 2 डिजिट में ही है, कुछ मिस्टेक किया मैंने, ओके। 1.65 इंटू 10⁻⁻3, ओके। और ये -7 और ये -3 आएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁴। सो 16.5 इज द आंसर। सो कहीं है 16.5? यस, सो 16.67 है हमारा, तो लगभग अप्रॉक्स में ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत होगी जिसके कारण चेंज हो सकता है, तो 16.67 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्कुलर पैचेज आर ऑफन ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्राउंड व्हेन सनलाइट फिल्टर्स थ्रू द स्पेस बिटवीन द लीव्स ऑफ अ ट्री, ठीक है। पेड़ सनलाइट फिल्टर्स थ्रू द स्पेस बिटवीन द, पत्तों के बीच का जो स्पेस होगा उसको जब पार करता है, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सी फेनोमेना होती है इसमें?
ठीक है। स्कैटरिंग होती है या डिफ्रैक्शन होता है या इंटरफेरेंस होता है या पोलराइजेशन होता है। ओके, सो सर्कुलर पैचेज आर ऑफन ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्राउंड व्हेन सनलाइट फिल्टर्स थ्रू द स्पेस बिटवीन द लीव्स ऑफ ए ट्री। वो जो फेनोमेना होती है वो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि according to quantum mechanics a moving material particle is associated with a wave packet. What is the wave packet? When two or more wave exist simultaneously, तो उसको हम लोग वेव पैकेट कहते हैं या वेव ग्रुप भी कहते हैं। वेव पैकेट और वेव ग्रुप मतलब वेव किसे कहते हैं? when two or more wave exist simultaneously, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेव पैकेट। सो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार मूविंग मटेरियल पार्टिकल एसोसिएटेड विथ वेव पैकेट। नाउ अगेन वन क्वेश्चन दैट इन अ डिस्पर्सिव मीडियम द ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है? डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है? अब ये क्वेश्चन ना हम लोग ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के क्वेश्चन हमने पहले किए। वी न्यू डैट की फी फेज की जो होती है वो होती है ओमेगा वाई बीटा, और फी ग्रुप की क्या होती है? डी डब्ल्यू बाई डी के। ऐसा होता है ना? There is some मिस्टेक? ओके, सो सही है। नो नो, इट्स अ डी बीटा, या इसको हम लोग वेव नंबर को ओमेगा वाई के और डी के कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ चीज़ें याद रखो आप। ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसका जो रिलेशन होता है वी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी बाई डी के क्या है? वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। नाउ इसमें क्या होता है कि फॉर डिस्पर्सिव मीडियम लिख सकते हैं। मीडियम क्या होता है? डी वी पी बाई डी के, ये याद रखना है आपको, इज इक्वल टू नहीं होगा जीरो। तो उस केस में फेज वेलोसिटी नहीं होगा ग्रुप वेलोसिटी का। इसको पार्टिकुलर वेलोसिटी से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होगा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, तो यहाँ पे डी वी पी बाई डी के इज इक्वल टू जीरो होगा। तो उस केस में वी फेज इज इक्वल टू वी ग्रुप हो जाएगा। कुछ चीज़ें और याद रखना है। ऑलवेज क्या क्या होता है? ऑलवेज वी पी ग्रेटर देन सी और वी जी लेस देन सी, ठीक है। नाउ इन डिस्पर्सिव मीडियम द ग्रुप वेलोसिटी इज क्या हो जाएगा? डिस्पर्सिव मीडियम में पूछ रहे हैं, सो वी पी इज इक्वल टू नहीं होगा तो वी पी ग्रेटर देन वी जी, यही होगा। तो फेज वेलोसिटी वी पी ग्रेटर देन वी जी, तो कह सकते हैं ग्रुप वेलोसिटी लेस देन फेज वेलोसिटी। सो वी पी ग्रेटर देन सी, वी जी लेस देन सी, हेंस वी जी लेस देन वी पी। होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? नाउ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ये होता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इसमें ये काइनेटिक एनर्जी टर्म है, ये पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, टोटल एनर्जी टर्म है, और ये नोटेशन है। नाउ इसको हम लोग ये जो है इसको ये जो कैसे बताऊं मैं, इस पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर माइनस, ठीक है, दिस इज अ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और साई जो है वो वेव फंक्शन है।
तो एच साई और वी क्या है, पोटेंशियल। तो ये जो एच है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ओके, सो इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू 0। सो द आंसर इज दिस। आप याद भी रख सकते हैं और आपकी इच्छा है तो आप इसको समझ के भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्रैक्शन ग्रैटिंग विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज करने पे होगा, द ग्रैटिंग एलिमेंट्स ओनली, द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम ओनली, या बोथ ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम एंड टोटल नंबर ऑफ रूलिंग्स ऑन द ग्रैटिंग। ये दोनों होगा। ठीक है, आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला आपको लिख देता हूं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रैटिंग क्या होता है, लेमडा बाई डी लेमडा, और लेमडा बाई डी लेमडा जो होता है वो इक्वल टू हो जाएगा एन एन। एन जो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा हो जाएगा, स्पेक्ट्रम, और एन जो हो जाएगा वो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द गिवन ग्रैटिंग। सो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम और टोटल नंबर ऑफ रूलिंग दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज, कौन सा वेव पोलराइज नहीं होगा। सो एकाउस्टिक वेव जो है सो पोलराइज नहीं होगा, बाकी सारे वेव पोलराइज्ड हो जाएंगे। ओके, रेडियो वेव, एक्सरे, लाइट, ये सब भी। ठीक है, क्योंकि ये वैक्यूम से प्रोपोगेट नहीं होता है एकाउस्टिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स रिंग ऑब्जर्व्ड in an optical interference experimental setup the loci of points of unequal thickness या equal thickness only, या equal inclination, या both equal inclination and equal thickness. So the answer is equal thickness of equal thickness of air film होती है, so equal thickness only. Next question, for which of the following colors of monochromatic light the fringe width in the interference fringe pattern observed in Fresnel biprism experiment will maximum। अगेन थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है, सिर्फ 2018 शिफ्ट 3 का फिजिक्स का फ्रेजनल बाइप्रिज्म पे। तो ये हमने पढ़ा था। नाउ इज सेइंग कि अगर मैक्सिमम है, किसका मैक्सिमम होगा, फ्रिंज विथ किसका मैक्सिमम होगा, उसका मैक्सिमम होगा जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो वेवलेंथ किसका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होगा, रेड का होगा। ओके, सो द आंसर इज रेड। विबग्योर आपने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 0.86 c टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ लाइट इन एयर, द स्पीड ऑफ लाइट वुड अपीयर टू द ऑब्जर्वर टू बी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ऑब्जर्वर मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ इतना टुवर्ड्स अ सोर्स। तो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ। 2015 के शिफ्ट 2 में डॉपलर्स इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये डॉपलर्स इफेक्ट का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2015 के शिफ्ट में लगभग सेम क्वेश्चन पूछा था डॉपलर्स इफेक्ट पे। नाउ डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। नाउ हमने वहाँ पे एक चीज़ आपको एक फार्मूला बताई थी कि एफ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सोर्स फ्रीक्वेंसी, ये वी प्लस माइनस वी इज द स्पीड ऑफ साउंड, वी ऑफ ऑब्जर्वर वी प्लस माइनस वी ऑफ सोर्स, और ये वी जो है स्पीड ऑफ साउंड है। नाउ वी एफ ओ जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, एफ एस सोर्स फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये एफ वी एस भी जो है वो सोर्स ये है। नाउ इसमें हमने आपको कुछ एक फॉर्मूला बताया था,
वहाँ से आप समझ सकते हो। नाउ ये है हमारा ऑब्जर्वर और ये है हमारा सोर्स। अगर ऑब्जर्वर जो है सोर्स की तरफ जा रहा है, मतलब कि अगर सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ जा रहा है तो प्लस साइन, अगर ऑब्जर्वर जो है सोर्स से दूर जा रहा है तो माइनस साइन। ठीक है, इसमें प्लस माइनस का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। नाउ अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और सोर्स जो है ये जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर सोर्स से अवे जा रहा है, ठीक है, सोर्स जो है ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स अवे जा रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ इसमें कह रहा है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ टुवार्ड्स स्टेशनरी सोर्स, मतलब सोर्स रुका हुआ है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, साइन कौन सा होगा, और हमारा कौन सा स्टेशनरी है, सोर्स स्टेशनरी है, तो वी एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सो व्हाट इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सोर्स फ्रीक्वेंसी और वी प्लस माइनस V0 बाई वी। नाउ आपको मैंने बता दिया है कि प्लस होगा कि माइनस, चूंकि ऑब्जर्वर जो है स्टेशनरी सोर्स की तरफ जा रहा है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे। सो ये फॉर्मूला हमारा हो गया यहाँ से। अब कोई भी केस होगा तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे बताइए, ये फॉर्मूला हमने एक लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, v स्पीड ऑफ साउंड को हम लोग c मान लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नाउ f0 इज इक्वल टू fs की वैल्यू कितनी होगी, स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर दी हुई है, स्टेशनरी का तो स्पीड vs इज इक्वल टू 0 कर दिया, ऑब्जर्वर की दी हुई है, क्या दिया हुआ है 0.86c, 0.86c। नाउ कैन आई राइट c प्लस 0.86c बाई c इंटू fs की वैल्यू क्या है, दिया नहीं हुआ है तो fs ऐसे ही लिख देते हैं। ऑब्जर्वर मूव्स विद स्पीड इतना, सोर्स ऑफ लाइट है तो डॉपलर इफेक्ट साउंड के लिए भी लाइट के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं लिख करके कहीं पे मैंने वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड लिख दिया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, स्पीड ऑफ लाइट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा वैल्यू। सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c प्लस 1.86 और ये कैंसिल हो जाएगा। सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1.86 ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, सो ये हो गया 1 पॉइंट, द स्पीड ऑफ लाइट वुड अपीयर टू द ऑब्जर्वर एज, ओके, स्पीड ऑफ लाइट। नाउ एक्चुअल लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, c/f, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल वेवलेंथ तो ये हो गया, अगर हम बात करें कि वेवलेंथ में कुछ चेंजिंग होगी मोशन के चलते, क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश इज इक्वल टू c/f डैश, ठीक है। तो f डैश या f ऑब्जर्व हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो कैन आई राइट लैम्डा डैश इज इक्वल टू c/, ये है। सो अगर इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्चुअल वो वेवलेंथ मतलब कि सोर्स का, ओके, ठीक है। नाउ इस दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डैश इज इक्वल टू f0 की जगह पे क्या लिखेंगे 1.86 fs। सो लिख देते हैं c/1.86 fs। नाउ fs की वैल्यू क्या c/ लैम्डा लिख सकते हैं, c/ लैम्डा। शुड आई राइट दिस, okay, so just write down lambda dash is equal to c/1.86 into c/ lambda। आप ऐसा लिख सकते हैं लैम्डा ऑफ सोर्स, और यहाँ लिख सकते हैं लैम्डा ऑफ ऑब्जर्व लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा ऑब्जर्व लीजिए, यहाँ भी लैम्डा ऑब्जर्व लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। c कैंसिल हो गया, सो लैम्डा ऑब्जर्व इज इक्वल टू लैम्डा सोर्स बाई 1.86, वो हम यहाँ भी लिख सकते थे डायरेक्ट,
क्योंकि फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये होता है। ये हमारा हो गया। नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व क्या होगा? ऑब्जर्व होगा लैम्डा ऑब्जर्व्ड इंटू फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड। सो लैम्डा ऑब्जर्व्ड क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 1.86 सोर्स इंटू और इंटू 1.86 एफ सोर्स। ठीक है। नाउ लैम्डा एस बाई 1.86 1.86 कट गया तो लैम्डा एस इंटू एफ एस बचा, सो विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। सो द आंसर इज स्पीड ऑफ लाइट। होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार रिपीट मोड में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्यूब ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर कंटेनिंग शुगर सॉल्यूशन। अगेन ये क्वेश्चन आ गया फिर से। सो क्या होता था? अल्फा, अल्फा को हम लोग ऐसे लिखते थे, ये इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड बाई एल इंटू सी। सो एल जो होता था वो डेसीमीटर में होता था, एल इन डेसीमीटर। ठीक है। और ऑब्जर्व्ड जो होता था वो क्या होता था? डिग्री में होता था। ठीक है। नाउ एल ऑब्जर्व्ड की वैल्यू कुछ दिया हुआ है? यस, पोलराइजेशन बाई 11 डिग्री। Now a tube of length 20 centimeter, so length is equal to 20 centimeter, which is equal to 2 decimeter. Now it's giving that the specific rotation, this is a specific rotation, or C is the concentration, which is in GCC. ठीक है। नाउ क्या कर सकते हैं हम लोग? स्पेसिफिक रोटेशन 66, ऑब्जर्व 11, एल की वैल्यू 2 इंटू सी, तो सी इज इक्वल टू 11 बाई 2 इंटू 66, सो इट्स 1 बाई 12। नाउ व्हाट इज द आंसर? इट्स 1 डिवाइड बाई 12 विच इज 0.0833 ग्राम पर क्यूबिक। 0 पॉइंट है ऐसा कुछ। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि द लॉन्गिट्यूडनल वेव हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिलो 20 हर्ट्ज। बिलो 20 हर्ट्ज को क्या कहेंगे? अच्छा, ऑडिबल क्या होगा? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के जो फ्रीक्वेंसी होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। अल्ट्रासोनिक किसको बोलते हैं? ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक हो गया। इसके बाद इंफ्रासोनिक बोलते हैं लेस देन 20 हर्ट्ज। ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट 2018। तो अभी तक हम लोग 2015, 2016 और 2018 के 2015 के 2 शिफ्ट, 2016 के 2 शिफ्ट और 2018 के 3 शिफ्ट के फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का पूरी एनालिसिस कर चुके हैं। हम लोगों ने ये भी देखा है कि अगर आप 15 से देखना स्टार्ट करोगे, छोटी छोटी जो मैंने पॉइंट्स बताई है अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, उसको आप नोट डाउन किए हो तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर रही है। ठीक है। जैसे डिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन ग्रैटिंग वाली है, बाइप्रिज्म वाली क्वेश्चन रिपीट कर रही है। लगभग सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट की हुई है। सो आप स्टार्ट 2015 से कीजिए। 2015 का पहले वीडियो देखिए, फिर 2016 का देखिए, फिर 2018 का देखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द 2018। तो हम लोग 2018 तक की 15, 16, 18 की क्वेश्चन कर चुके हैं टोटल। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे उसमें 2021 के क्वेश्चन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का सॉल्व करेंगे। देन इफ अगर टाइम परमिट देन विल सॉल्व द जीएस पोर्सन, मैथ्स पोर्सन, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पोर्सन। सो हम लोगों ने पहले इसको किया है। विल डेफिनेटली कंप्लीट दिस। आपके एग्जाम से पहले हम इसको विल ट्राई टू कंप्लीट दिस। ओके। इसके बाद 2021 की होगी, फिर
आने वाले समय में 2022 की भी होगी। फिर अगर उसके बाद कोई एग्ज़ाम और होगी कभी तो उसके भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो आपको इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से, और डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज़ के भी लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।